इस कार्यक्रम के सभी तथ्य मूल दस्तावेजों, किताबों से लिए गए हैं। कुलबेली में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारतीय इतिहास, धरोहर और भारतीय संस्कृति से जुड़ा कार्यक्रम अखंड भारत। भारत के आजादी की कहानी के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना 1857 की क्रांति शुरू हो चुकी थी। दिल्ली, अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, इन सभी जगहों को अंग्रेजों से खाली करा लिया गया था। बिठूर के नाना साहब इस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे। कानपुर को अंग्रेजों से खाली करा लेने के बाद नाना साहब को कानपुर का शासक घोषित किया गया। अब सुनिए आगे। 1857 की क्रांति की तैयारियां झांसी में भी शुरू हो गई थी। झांसी की जनता अपनी रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुए अन्याय और अपमानपूर्ण व्यवहार का बदला लेने के लिए बेचैन थी। रानी महल में हर रोज गुप्त सभाएं और मंत्रणा हो रही थी। आखिर 4 जून 1857 को झांसी में 12 नंबर देशी पलटन के हवलदार गुरबख्श सिंह ने विद्रोह की तलवार निकाल ली। क्रांतिकारी सेना ने तोपखाने और खजाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई हथियारों से लैस होकर निकल पड़ी और उन्होंने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व संभाल लिया। झांसी में चारों ओर क्रांतिकारी सेना फैल गई और अंग्रेजों के हाथ से सत्ता छीन ली गई। 7 जून को क्रांतिकारी सेना ने झांसी के किले पर हमला किया। इस हमले का नेतृत्व कर रहे थे रिसालदार काले खां और तहसीलदार मोहम्मद हुसैन। किले के अंदर मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। किले के भीतर और बाहर संघर्ष शुरू हो चुका था। 8 जून को रिसालदार काले खां के हुक्म से किले के अंदर मौजूद 67 अंग्रेज पुरुष, स्त्रियों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज इतिहासकार स्वयं मानते हैं कि इस हत्याकांड में रानी लक्ष्मीबाई का कोई हाथ नहीं था और ना ही उन्होंने इसकी इजाजत दी थी। 8 जून 1857 को झांसी कंपनी सरकार के चंगुल से मुक्त हो गई। गद्दी का उत्तराधिकारी दामोदर राव चूंकि नाबालिग था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला। रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी सूझबूझ और समझदारी से शासन संभाला। वो दरबार के एक विशेष कक्ष में बैठी थीं। उस कक्ष के द्वार के बाहर 2 द्वारपाल खड़े रहते। दीवान लक्ष्मण राव राज्य के आवश्यक कागज पेश करते और रानी उस पर अपना निर्णय सुनाती। रानी लक्ष्मीबाई की पोशाक भी पुरुषों जैसी हो गई थी। वो पजामा और गहरे नीले रंग का कोट पहनती थी। टोपी पर एक सुंदर पगड़ी बंधी रहती थी। कमर में जरी के काम का दुपट्टा बंधा होता और उसमें तलवार लटकती थी। उसके साथ ही नक्काशीदार चांदी मणि पिस्तौल भी लटकती रहती थी। झांसी के किले पर अब आजादी का झंडा लहराने लगा था। रानी लक्ष्मीबाई ये भी जानती थीं कि उन्हें झांसी की आजादी की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वो सेना तैयार करने लगी। लोगों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। पुरुषों के साथ कई स्त्रियां भी युद्ध कला और शस्त्र संचालन की कला सीखने लगी। इनमें रानी की 2 सहेलियां भी थीं। रानी ने क्रांतिकारी सिपाहियों के नेताओं से भी संपर्क बनाए रखा और उनसे खबरें प्राप्त करती रहीं। उधर अवध में भी क्रांति की पूरी तैयारियां थीं। इतिहासकार लिखते हैं, क्रांति की तैयारियां जितनी अच्छी अवध में थीं, उतनी देश में कहीं नहीं थीं। हजारों पंडित और मौलवी स्वाधीनता के युद्ध के प्रचार में लगे हुए थे। वो एक बैरक में जाकर सिपाहियों से बातचीत करते। हर गांव, गली मोहल्ले में जाकर पंडित जी आजादी की लड़ाई के लिए जनता को तैयार कर रहे थे। लखनऊ में 13 मई को मेरठ की क्रांति और 14 मई को दिल्ली की क्रांति की खबरें पहुंच गई थीं।
उस समय अंग्रेजी कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ से पूरे अवध पर कमिश्नरी करता था। उसने क्रांति की खबरें मिलते ही मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। लखनऊ में रहने वाले अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा के लिए उसने लखनऊ के पास मत्स्य भवन में और रेजिडेंसी में किलेबंदी शुरू कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी अंग्रेज और उनके परिवार को वहां सुरक्षित रखा जा सके। अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को वहां पहले ही पहुंचा दिया गया था। 30 मई 1857 की रात ठीक 9 बजे तोप छूटी। क्रांति आरंभ होने का यही संकेत था। 71 नंबर की पलटन सबसे पहले बंदूकें लेकर निकली। उसने अंग्रेजों के बंगले जलाए और जो भी अंग्रेज उन्हें मिला उसे मार दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।